सो प्रीवियस क्लास में डॉटनेट को स्टार्ट किए थे, एएसपी डॉटनेट, जिसमें वेब फॉर्म पढ़ने वाले स्टार्टिंग स्टेज में। तो जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है, उसी को एक बार रिपीट करते हुए आगे प्रोसीड कर देते हैं। सो एएसपी डॉटनेट में हमारा पहला पॉइंट जो आता है, व्हाट इज एएसपी डॉटनेट। ASP.NET is a server-side web framework developed by Microsoft that allow developer to build dynamic website, enterprise web application, REST API, etc. It's run on the .NET runtime and processes HTTP request। मतलब जो हमारा ASP.NET है वो सर्वर साइड फ्रेमवर्क है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप्ड किया गया है, और ये हमें डेवलपर को अलाउ करता है कि हम ASP.NET का यूज करके डायनेमिक वेबसाइट, इंटरप्राइज लेवल के वेब एप्लीकेशंस या रेस्ट एपीआई को बिल्ड करें। ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज। अगर इस कॉपी पेन लिए हो तो लिख लेना, A for active, S for server, P for page। तो ASP.NET का फुल फॉर्म हुआ एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है, क्लियर है? देन उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। ASP.NET आर्किटेक्चर, लेयर्ड अप्रोच। ASP.NEट का आर्किटेक्चर जो लेयर्ड अप्रोच में आता है उसे समझना है कि लेयर्ड अप्रोच होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट वन प्रेजेंटेशन लेयर, जहां पर हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो यूजर के लिए करते हैं। यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर में यूजर के लिए क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशन लेयर बनाया जाता है, जहां पर यूआई का यूज होता है। ठीक है, हैंडल्स यूजर इंटरेक्शंस मीन्स इंटरफेस। ठीक है, हैंडल्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रेजॉर्ट। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में यूज होने वाले जो टेक्नोलॉजी है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रेजॉर्ट। ठीक है, सेकंड है हम आता है बिजनेस लॉजिक लेयर। ठीक है, बी डबल एल। ठीक है, BLL मीन्स बिजनेस लॉजिक लेयर। इसमें क्या होता है? कंटेंट्स एप्लीकेशंस लॉजिक। जो एप्लीकेशन है हमारा, उसके लॉजिक को यही लिखा जाता है। इसके अंदर लिखा जाता है, तो बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर लिखा जाता है। नाउ वैलिडेशंस, कैलकुलेशंस, रूल्स सारा कहाँ रहेगा हमारा? कोई भी फॉर्म है उस पर किस टाइप का वैलिडेशन लगाना है, क्या इनपुट्स है, तो कौन कौन सा वैलिडेशन हुआ, कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है, सारा कहाँ होगा? बिजनेस लॉजिक लेयर में। ठीक है, देन थर्ड में डेटा एक्सेस लेयर, DAL। ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर कम्युनिकेट्स विथ डेटाबेसेस। डेटा एक्सेस लेयर में हम क्या करते हैं? डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाया जाता है। कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो यूजेज ADO.NET और एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ADO.NET का भी यूज किए और एंटिटी फ्रेमवर्क का भी यूज किए। ठीक है, विंडो फॉर्म में डेटा एक्सेस लेयर हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं कोड के द्वारा। ठीक है, विंडोज फॉर्म में पढ़े, फिर अभी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन
कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाए थे, जो प्रोजेक्ट था हमारा, वो उसमें क्या था हमारा, एडीओ डॉट नेट का यूज करके किए, समझे अच्छे से उसको पूरा। देन एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके किए कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसमें दोनों अप्रोच था, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच था, सॉरी, कोड फर्स्ट अप्रोच था, और एग्जिस्टिंग डेटा अप्रोच था, तो दोनों चीज़ों को समझे, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क में भी दोनों चीज़ों को समझे, और रेडियो डॉट नेट, ठीक है। एडियो डॉट नेट तो डायरेक्ट हमें क्या करना पड़ता है, पहले क्यूरी लिखना पड़ता है वहाँ, और सेम उसको फिर वो क्यूरी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, सारा टेबल क्रिएट करके। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये हुआ। ASP.NET रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, ASP.NET जो है उसका रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल को समझना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन फ्लो। फर्स्ट वन, यूजर रिक्वेस्ट, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है हमारा, यूजर रिक्वेस्ट। ब्राउजर सेंड्स HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। जो ब्राउजर, जिस ब्राउजर का यूज करता है यूजर, ठीक है, ब्राउजर क्या करेगा, यदि कोई भी यूजर, हमने जो वेबसाइट बनाया उस पर यूजर जाके विजिट किया, ठीक है, तो ब्राउजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा। अब किसे भेजेगा, किसके थ्रू भेजेगा, उसे समझते हैं। फर्स्ट यूजर रिक्वेस्ट, यूजर को रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। देन सेकंड किया IIS प्रोसेसिंग, ठीक है। IIS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, IISP, ठीक है, मीन्स इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोसेसिंग, ये पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये बेसिकली करता क्या है, तो जो रिक्वेस्ट भेजा गया है उसको हैंडल करता है, रिक्वेस्ट हैंडल्ड बाय IIS वेब सर्वर, उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। थर्ड क्या है, ASP.NET पाइपलाइन, थर्ड वन इज ASP.NEट पाइपलाइन। जो हमने कोड लिखा है कि कब रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कैसे जाएगा, जाने के बाद उसे कैसे आएगा, तो उस पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, क्या होगा, रिक्वेस्ट एंटर्स ASP.NEट पाइपलाइन, ठीक है। अब एंटर किया, सर्वर, वो सर्वर पर आ गया, तो सर्वर में पे आ गया, तो सर्वर पर हमारा कोड लिखा हुआ है। अब वो कोड में कैसे कैसे सारा चीज होगा, तो एंटर कर दिया, ठीक है। तो देन उसके बाद राउटिंग होगा। अब बेसिकली समझना इसको, क्या हमारा URL मैप टू कंट्रोलर और एक्शन, बेसिकली यहाँ पर ऐसे समझो, ये जो 4 स्टेप है, और भी स्टेप है, 1 2 3 4 लाइक दैट, ये ऐसे समझ लो, तुम कहीं जा रहे हो, सपोज करो अभी अयोध्या गए थे प्रशांत, और तुम गए थे, तुम्हें कहीं जाना था, ठीक है। तो तुम किसी जगह एड्रेस नहीं पता है, किसी से कुछ पूछ रहे हो, तो रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप ये जगह का बता दीजिए, मुझे यहाँ जाना है, लाइक दैट, ठीक है। ये इसका एड्रेस कहाँ है, मुझे जाना है, ठीक है। तुम एक रिक्वेस्ट की, सेम क्या है, यूजर क्या किया, यूजर रिक्वेस्ट भेजा किसको, ब्राउजर को, तुम रिक्वेस्ट किए कि ये जगह बताइए किसी पर्सन को, ठीक है, तो वो बता दिया, ठीक है। देन तुम जिसके साथ जा रहे हो, कोई ड्राइवर होगा, ठीक है, उसके साथ जा रहे हो, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ISS प्रोसेसिंग, जो रिक्वेस्ट है, जितने भी इंटरनेट पे काम होते हैं, ठीक है, वो सारा चीज होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के द्वारा, वो उसको हैंडल करता है। तो IISP क्या किया, उस रिक्वेस्ट को हैंडल किया, ठीक है, किसको ट्रांसफर कर दिया, वेब सर्वर को, जहाँ पर, ठीक है, हमारा क्या किया, कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही किसी पर्सन से पूछे तुम कि यहाँ जाना है, तो वो बताया, तुम क्या किया, ड्राइवर वहां पर ले गया तुम्हें, ठीक है, ले गया। देन उसके बाद थर्ड में क्या है, एंटर्स पाइपलाइन, तुम तो ड्राइवर छोड़ दिया वहां पर, तो तुम अब वहां पहुंच गए, तो सेम यहाँ पर क्या है,
यहाँ हमारा कोड क्या करेगा, जहाँ रिक्वेस्ट सर्वर पर पहुंच गया तो सिंपल उसे पूरा मिलेगा कि कहाँ कैसे कैसे क्या कोड लिखा हो उसके थ्रू, तो एंटर्स पाइपलाइन देन राउटिंग। अब यहाँ पर बेसिकली राउटिंग किया हुआ है कि यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस जगह जाना है, ये डायरेक्शन है तो यहाँ पर ऐसे जाना है, ठीक है, मतलब किस यूआरएल पर जाना है तो वहाँ पर हिट करता है, ठीक है। जैसे ही तुम एक जगह पहुंचे तो वहाँ अलग अलग सेक्शन है, इस सेक्शन से जाना है, इस सेक्शन से जाना है, इस सेक्शन से जाना है। बेसिकली यहाँ कोडिंग में राउटिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल होते हैं, ठीक है, उस यूआरएल को कंट्रोल करना रहता है, उसे मिलेगा किस पे उसने क्लिक किया उसके अनुसार उसे कौन सा मिलेगा, यूआरएल इन द सेंस ये, समझे, ये होता, यहाँ तक समझे। देन उसके बाद ASP.NET रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल का जो फिफ्थ पॉइंट है, हैंडल हैंडलर एग्जीक्यूशन। जो हैंडलर है उस एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स कंट्रोलर पेज जो उसने किया था वो एंटर, ठीक है, उस पेज को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, पेज एग्जीक्यूट्स लॉजिक। सिक्स्थ वन, रिस्पॉन्स जनरेशन, यहाँ पर क्या करेगा, रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, ठीक है, जनरेट करेगा किस फॉर्म में करेगा, तो दो दो फॉर्म हो सकते हैं, एक HTML हो सकता है, दूसरा JSON हो सकता है, ठीक है, रिस्पॉन्स जो दिखेगा एक HTML, दूसरा JSON। 7, रिस्पॉन्स सेंड, जो जनरेट हुआ है वो वापस यूजर को क्या करेगा, सेंड कर देगा, तो रिटर्न टू ब्राउजर, समझे, ये हुआ सारा चीज, समझे। तो ये क्या है, ASP.NET रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, कैसे ASP.NET का लाइफ साइकिल वर्क करता है, कैसे कैसे सारा कोड जो हम लिखते हैं वो किसी सर्वर पर है, तो कैसे वो सारा चीज जब कोई यूजर वहां पहुंचता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे वर्क करता है और कैसे उस यूजर को मिलता है, ये उसका तरीका था। आगे प्रोसीड करते हैं। ये ASP.NET था, यहीं से स्टार्ट किए थे बिल्डिंग वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज वेब फॉर्म, वेब फॉर्म होता क्या है, ASP.NET Web Forms is an event-driven development model similar to desktop. Basically, ASP.NET Web Form एक event-driven डेवलपमेंट मॉडल पे काम करता है जो सिमिलर रहता है किसके, डेस्कटॉप ऐप की तरह, ठीक है। डेवलपर्स वर्क विथ, जो डेवलपर्स हैं जब वेब फॉर्म को बनाते हैं तो क्या रहता है, UI कंट्रोल्स रहता है उनके पास, और देन बैकएंड का लॉजिक, कोड बिहाइंड लॉजिक, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है, दो चीजें। देन इसके कोड कॉन्सेप्ट को जानना है कि कैसे ये पूरा अप्रोच फॉलो होता है वेब सर्वर पर। कोड कंपोनेंट ऑफ वेब फॉर्म्स आर्किटेक्चर, फर्स्ट वन, क्लाइंट लेयर अप्रोच, जो कि ब्राउजर है। क्लाइंट लेयर अप्रोच मीन्स जहां पर ब्राउजर आया और हमने जो एप्लीकेशन बनाया उसको सर्च किया या देखा, उस पर विजिट किया, ठीक है, तो क्लाइंट लेयर, ठीक है, जो कि ब्राउजर है। सेंड HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, जो यूजर हमारे वेबसाइट पे भेजा तो रिक्वेस्ट किया ब्राउजर, उस रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया HTTP रिक्वेस्ट, देन रिसीव HTTP रिस्पॉन्स, जो रिक्वेस्ट सेंड हुआ था उसको रिसीव, रिस्पॉन्स को क्या किया, उस रिक्वेस्ट को रिसीव किया गया, एंड देन उसकी उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो HTML
CSS जावास्क्रिप्ट, जितने भी क्लाइंट लेयर अप्रोच हैं, ठीक है, क्लाइंट साइड, इनमें पूरा यूआई टेक्नोलॉजी ही यूज होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो इसके तुम लाइब्रेरी को भी जोड़ सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी इन द सेंस HTML CSS, तो CSS की लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप, फर्स्ट लाइब्रेरी, सेकंड लाइब्रेरी टेलविन CSS, ये CSS की लाइब्रेरी थी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी तो जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। अजैक्स हो गया, जेक्यूरी हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर हो गया, ठीक है। एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट में आ जाता है कि लेकिन पहले एंगुलर पूरा जावा स्क्रिप्ट ही में बना था, फिर उसे रीराइट करके नाम दे दिया गया टाइप स्क्रिप्ट, वो सारा था, ठीक है। तो ये हुआ, तो क्लाइंट लेयर अप्रोच। सेकेंड अप्रोच जो कहता है, ठीक है, आई आई एस, IIS मीन्स इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो पढ़ाए थे IISP, ठीक है। तो सेम यहाँ पर है, प्रोसेसिंग हटा हुआ है, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सेकेंड लेयर, वेब सर्वर दैट होस्ट्स ASP.NET एप्लीकेशन, ठीक है। जो वेब सर्वर होता है जहाँ पर हम अपने ASP.NET एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जहाँ पर यूजर क्या करता है, जिसके द्वारा रिसीव क्लाइंट रिक्वेस्ट, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा है तो IIS उसे रिसीव करता है क्लाइंट के रिक्वेस्ट को। देन उसके बाद जो रिसीव किया है उसे जो रिक्वेस्ट रिसीव किया है उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, पास कर देता है, किसको पास कर देता है, तो जहां हमारा कोड है ASP.NET रन टाइम, जहां पर कोड हमारा ASP.NET का कोड रन हो रहा है ब्राउजर पे, उसको पास कर देता है कि उसे क्या चाहिए, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है हमारा ASP.NET का, ठीक है, ASP.NET रन टाइम, कोड इंजन दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, कोड इंजन, जहां पर बेसिकली रन टाइम पे जैसे हम लोग कंसोल पे एप्लीकेशन कोई भी कोड लिखते थे, तो एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता था SDK, ठीक है, इंस्टॉल, या तो हम विजुअल स्टूडियो ऐड किए तो डायरेक्ट वहीं से सारा चीज हो गया, ठीक है, उसी के अंदर रहता है। लेकिन जब VS कोड में कर रहे थे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इंस्टॉल करना पड़ा SDK, देन उसके बाद हम तब जाकर हम वर्क कर पाए, ठीक है। उसके एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ा, हमें सेट करना, तो एनवायरनमेंट क्या है, ASP.NET रन टाइम, जहाँ पर वो फाइल रन हो रहा है ब्राउजर पे, तो क्या इंजन है वहाँ पर कि उस चीज़ों को रन कर सके, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन जब तक एनवायरनमेंट नहीं बनाया जाएगा तो क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कोई भी हमारा व्हीकल है, व्हीकल अगर पेट्रोल का है या डीजल का है, तो जब तक फ्यूल नहीं डालेंगे, उसका एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे तो वो स्टार्ट होगा। तो वैसे ही ASP.NET रन टाइम, वहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है ताकि क्या रहता है, जो कोड हमारा लिखा हुआ वहाँ पर रन हो सके। जैसे हम लोकल सिस्टम पे पूरा एनवायरनमेंट से सेट करते हैं, पूरा इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही हमारा सर्वर पर रहता है एनवायरनमेंट, ठीक है। ये अब हमारा लोकल PC हो गया, वहाँ सर्वर पर एक सारा सेटअप वैसा रहेगा जैसा वहाँ है, ठीक है। और एक आईडी रहेगा, ठीक है, नॉर्मल आईडी, ठीक है। उसको एकदम सेटअप वहाँ पर सेम जैसे हम लोकल PC में करते हैं वैसे ही वहाँ सारा पूरा एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है। देन वहाँ हम अपने कोड, वही सारे चीज़ों को क्या बोलते हैं, कोड इंजन दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट, ठीक है। मैनेज, क्या मैनेज करता है, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट, ठीक है। ये तीन चीजों को मैनेज करना, ठीक है।
कौन मैनेज करता है? तो ASP.NET रन टाइम रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल को, कि वो रिक्वेस्ट कौन सा भेजा है। रिक्वेस्ट भेजा है तो रिक्वेस्ट यूजर ने भेजा है, ठीक है, कि ऑथ ने भेजा है, कि एडमिन ने भेजा है, या सुपर एडमिन ने भेजा है, ठीक है, वो भी चेक करेगा। अब कोई एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है तो उसमें बहुत मल्टीपल्स यूजर हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स यूजर हो सकते हैं। जितने एप्लीकेशन हैं उनके क्राइटेरिया अलग अलग रहते हैं। स्कूल वाले के लिए अलग क्राइटेरिया हो जाएगा, वहाँ पर ही क्या होंगे, तो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, स्टाफ होंगे, ठीक है, टीचर होंगे, ठीक है। स्टूडेंट का लॉगिन अगर अवेलेबल है तो स्टूडेंट भी करेगा, ठीक है, और पेरेंट्स। वहाँ का क्राइटेरिया अलग हो गया है कि किसी आईटी सेक्टर की कंपनी का क्या हो जाएगा, वहाँ टीचर नहीं रहते हैं, वहाँ क्या हो जाएगा, एडमिन हो जाएगा, स्टाफ होगा, ठीक है, स्टाफ में एचआर आ गए, मैनेजमेंट आ गए, तो ये रहेगा। तो अलग अलग चीज़ रहता है, तो वही ऑथेंटिकेशन देखता है कि किसको कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है, मीन्स पूरा जो ऑथेंटिकेशन है प्रॉपर उसे मैनेज करना, ठीक है। सेशन मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट क्या है कि कितने देर के लिए हमने सेशन लगाया है कि हमारे वेबसाइट पे रह सकता है लॉगिन करने के बाद, ठीक है, कितने देर के बाद, मतलब उसने अगर नहीं कुछ किया है कितने देर, इतने टाइम, तो वो वहां से ऑटोमेटिक लॉग आउट भी हो सकता है। और एक्टिव है तो नहीं होगा, और नॉन एक्टिव है सिंपल लॉगिन करके छोड़ दिया तो इतने देर के बाद वो लॉग आउट भी हो सकता है, ठीक है। या हम किसी वर्क को लॉग आउट का नहीं है, तो या हम किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए सेशन बनाते हैं कि इस काम को इतने देर में कर लेना, अगर नहीं कर पाए तो टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। यदि तुम लोग जूम मीटिंग भी हो तो बाय डिफॉल्ट उसका जो रहता है 40 मिनट रहता है, 40 मिनट्स, ठीक है, सेशन कितने देर तक चलेगा। अब पेड वाला किए तो थोड़ा ज़्यादा देर का रहता है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। दिए हुआ works inside CLR means common language runtime, ठीक है, वर्क इनसाइड CLR, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं कहाँ वर्क करती हैं, तो वर्क करती है CLR के अंदर। CLR क्या है हमारा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, क्लियर है। कोर कंपोनेंट ऑफ वेब फॉर्म आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें फोर्थ हमारा वेब फॉर्म में क्या है, फोर्थ वेब फॉर्म, यहाँ पर पेज रहता है डॉट ASP, ठीक है, मीन्स एक्टिव सर्वर पेज एक्सटेंशन है, ठीक है, मतलब ASP का एक्सटेंशन यहाँ लगाना है, तो ये एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो वेब फॉर्म, जब वेब फॉर्म में हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट, तो जो उसका एक्सटेंशन रहता है क्या लगाना है, .ASPX, ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, तो UI लेयर ऑफ एप्लीकेशन, जब .ASPX लिखें तो सिंपल क्या होगा, पूरा का पूरा UI यहाँ पर रहेगा, ठीक है। कौन कौन सा फाइल रहेगा, तो सर्वर कंट्रोल्स टेक्स्ट बॉक्स ग्रिड बॉक्स, ठीक है, HTML प्लस ASP.NET टैग, मतलब HTML का कोड रहेगा, CSS का कोड रहेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा, ठीक है। और सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं उसको, और इंपोर्ट कर लेंगे HTML में, ठीक है। देन क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे ASP.NET के टैग के साथ, ताकि बैकएंड से कनेक्ट हो सके, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ में क्या है हमारा, कोड बिहाइंड, ठीक है, मतलब बैकएंड का लॉजिक। तो सेम बैकएंड के लॉजिक में ये सेम रहता है, .ASPX,
ये सेम रहता है, बस लास्ट में सी शार्प का एक्सटेंशन आ जाता है, डॉट सी एस, क्या आ जाता है, डॉट सी एक्स, ये एक्सटेंशन आ जाता है लास्ट में। कंटेंट्स सर्वर साइड लॉजिक, ठीक है, इसमें सर्वर साइड, जो सर्वर साइड का लॉजिक रहता है वहां लिखते हैं, वो सारा सी शार्प का कोड रहता है। हैंडल्स क्या है हमारा, इवेंट्स, इवेंट्स को हैंडल करना रहता है, जिसपे हम कोई भी बटन को क्लिक करने पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग, कोड बिहाइंड द लॉजिक में क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, वैलिडेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजें हैं कोड बिहाइंड लॉजिक, जहाँ पर हमारा क्या रहता है, एक्सटेंशन जो रहता है एपेक्स, ठीक है, एपेक्स क्या हमारा डॉट, इस किसका, ए एस पी एक्स और डॉट सी एस, यहाँ पर सी शार्प का एक्सटेंशन सिंपल इसके साथ। तो ये एक्स्ट्रा में आकर डॉट सी एस आ गया, तो ये बैकएंड का लॉजिक हो गया, पूरा बैकएंड का कोड लिखते हैं, और सिंपल ओनली ये रहा डॉट ए एस पी एक्स, तो यहाँ फ्रंट एंड यू आई का कोड लिखते हैं। 6 है हमारा बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर, जहाँ पर कंटेंट्स, रूल्स, कैलकुलेशन, वैलिडेशन, ठीक है, एग्जाम्पल एज वैलिडेशन, ठीक है, बिजनेस कंडीशंस, जो हमारा बिजनेस लॉजिक लेयर में हम क्या करते हैं, जो हम एक एक रूल को डिफाइन करते हैं कि ये ऐसे रहना चाहिए। सपोज, ठीक है, कोई फॉर्म है, जॉब के लिए फॉर्म भर रहा है, ठीक है, तो वहाँ रूल है कि 18 साल से ऊपर का अगर पोस्ट है तो इतना से इतना क्राइटेरिया में करना है, ठीक है, एप्लीकेशन करना है, तो रूल रहेगा, उस रूल को फिल करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन क्या परफॉर्म, कि वो उस जो उसका एज है उसके डेट ऑफ बर्थ जब एंटर कर रहा है तो कैलकुलेट करके आना चाहिए उसके बीच में, जो उसने डिजाइन किया है कि इतना से इतना के बीच में अगर है तभी वो फॉर्म भर सकता है। तो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेशन ही वहाँ पर परफॉर्म करेगा कि जो इसका डेट ऑफ बर्थ है और अभी का डेट है उसमें से क्या करेगा, माइनस करेगा, और कैसे कितना दिन हुआ, कितना ईयर, कितना मंथ और कितना डेज, ये सारा कैलकुलेट होकर आए। तो क्या कंटेंट्स बिजनेस लॉजिक लेयर में हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म करते हैं, रूल्स हो गया, कैलकुलेशन हो गया, वैलिडेशंस कि मतलब, और ये चीज ना रहे, कैसे वैलिडेट होगा, तो ईमेल, प्रॉपर ईमेल रहना चाहिए, फोन नंबर, लाइक दैट, ये बहुत सारे वैलिडेशन है, ठीक है, जो रॉन्ग इनपुट को रोकते हैं। और कोई हमने एप्लीकेशन बनाया, वहाँ का रैंडम कोई भी कुछ भी भर दे रहा है तो एप्लीकेशन में क्या आएंगे, डेटाबेस फालतू का भरेगा, ठीक है, तो हम हमेशा चाहिए कि डेटाबेस करेक्ट चीज़ों से रहे, इनपुट हो, कोई रॉन्ग चीज़ें ना आए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एज वैलिडेशन हो गया और बिजनेस कंडीशन, ठीक है। ये सिक्स, सेवेंथ में क्या है हमारा, डेटा एक्सेस लेयर, DAL, communicates with databases, uses a ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। सेवेंथ क्या है, डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर, जहां पर हम डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है, ADO.NET के थ्रू या फिर एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, ठीक है, ये डेटा एक्सेस लेयर है। अब यहाँ क्या, 8 डेटाबेस लेयर, अब यहाँ डेटा को एक्सेस करना, ठीक है, और डेटाबेस लेयर दो अलग चीजें। आपने डेटाबेस एक्सेस किया, ठीक है, ADO.NET के थ्रू और एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, लेकिन कौन सा डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं, तो डेटाबेस कोई भी हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, माई एसक्यूएल हो सकता है, पोस्टग्रेस हो सकता है, या फिर
ऑरेकल हो सकता है। ये रिक्वायरमेंट के टोटली डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आप यूज कर रहे हैं, आपको क्या बोला गया है, एसक्यूएल सर्वर यूज करने के लिए बोला गया है, या पोस्टग्रेस एसक्यूएल बोला गया है, या माइस्क्यूएल बोला गया है। ठीक है। स्टोर्स एप्लीकेशन डेटा क्या करता है, तो यहाँ पर ही डेटाबेस लेयर में जो हम इसमें से कोई भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, एडीओ डॉट नेट कर रहे हैं या एंटिटी फ्रेमवर्क कर रहे हैं, क्या करेगा इसमें से, ठीक है, जो भी हमने डेटाबेस एक्सेस डेटा एक्सेस लेयर यूज किया उसका डेटा या तो एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसमें स्टोर करेगा, अगर माई एसक्यूएल यूज किया तो उसमें स्टोर करेगा एप्लीकेशन का डेटा। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? यस सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? जी नहीं। पूरा क्लियर है? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ये पीछे वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा तो एक बार। क्या पीछे का, बोलो। एक स्लाइड पहले का। ये इसके पहले वाला। ये ये जी, अरे जी। ये तो दो चीजें होती है, देखो सिंपल है। वेब फॉर्म, वेब फॉर्म में जो यूआई जैसे एचटीएमएल है ना, एचटीएमएल का कोड दिखता है ना, मैं फ्रंट एंड, जितने भी फ्रंट एंड है यूआई टेक्नोलॉजी जैसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये सारे चीजें जब हम कोड लिखेंगे जो फ्रंट एंड में दिखे करवाना, तो उसका एक्सटेंशन लगाएंगे डॉट ए एक्स पी एक्स। ठीक है, ये पेज के लिए रहेगा, सपोज होम पेज, तो होम पेज डॉट ये लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारा फ्रंट एंड का कोड रहेगा, फ्रंट एंड के लिए पूरा फ्रंट एंड का एचटीएमएल कोड रहेगा विथ किसके साथ, तो एएसपी डॉट नेट के साथ। ठीक है, जहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, ग्रिड बॉक्स, ठीक है, टेबल्स लाइक दैट, ये सारे हम रहेंगे सेम इसी के साथ। कोड बिहाइंड द लॉजिक, जो बैकएंड का लॉजिक रहेगा, तो बैकएंड का लॉजिक के लिए सेम यही रहेगा। आगे में स्टार्टिंग में डॉट ए एस पी एक्स, एक्स्ट्रा में ऐड क्या हो जाएगा लास्ट में डॉट सी एस, सी शार्प का एक्सटेंशन। ठीक है, ये सर्वर साइड जो बैकएंड का लॉजिक चेक करेगा। तो अब यहाँ फ्रंट एंड किससे कनेक्ट हो गया, बैकएंड से, समझे? यहाँ फ्रंट एंड किससे कनेक्ट हो गया, बैकएंड से। तो यहाँ इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स, बटन क्लिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, वैलिडेशंस लाइक दैट, ये सारे चीजें क्लियर है। जी। अब कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। बिजनेस लॉजिक लेयर्स, रूल्स, इसमें क्या है, बिजनेस लॉजिक लेयर में रूल्स, कैलकुलेशन, वैलिडेशंस, एग्जांपल के लिए एज वैलिडेशंस और बिजनेस कंडीशंस, जहां पर हमारा जो बिजनेस है किस टाइप का बिजनेस है उसके पूरे कंडीशंस को मैनेज करेगा, समझे? डेटा एक्सेस लेयर, ये लास्ट यहीं तक पढ़ाए थे। डेटा एक्सेस लेयर, आप जो डेटा एक्सेस करना है, ठीक है, किसके थ्रू करना है, एडीओ डॉट नेट के थ्रू या एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, इसमें से कोई एक चूज करते हैं। देन उसके बाद, ठीक है, क्या हो जाता है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहा है, एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं या माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, वहां पर आप एडीओ डॉट नेट के थ्रू, ठीक है, आप जो डेटा है आपका किस में स्टोर करवाना है, एसक्यूएल सर्वर में या माई एसक्यूएल में। तो ये तक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था।
वेब फॉर्म रिक्वेस्ट प्रोसेस फ्लो, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, यूजर एक्शंस, यूजर क्लिक बटन, सबमिट फॉर्म। जब यूजर किसी वेबसाइट पर विजिट किया, हमने जो सपोज करो कि हमने जो वेबसाइट बनाया है, एप्लीकेशंस बनाया है ASP.NET का यूज करके, जिसमें वेब फॉर्म है लाइक दैट, ठीक है। यूजर आया और यूजर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म या कोई भी फॉर्म है, उस फॉर्म पे क्लिक किया, सबमिट बटन पे क्लिक, सबमिट बटन, ठीक है। क्या किया, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या किया, उसे ट्रांसफर कर दिया, क्या, ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर, जो ब्राउजर है उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को जो यूजर के द्वारा आया था उसे सर्वर पर, ठीक है, क्या कर दिया, सेंड कर दिया, मीन्स ट्रांसफर कर दिया। देन थर्ड, आई आई एस रिसीव्स रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट ब्राउजर के द्वारा सेंड किया गया था, ठीक है, IIS क्या किया, उस रिक्वेस्ट को रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद क्या किया, IIS उस रिसीव को फॉरवर्ड कर दे रहा है, IIS फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू ASP.NET, जो रिक्वेस्ट ब्राउजर के थ्रू आया था सर्वर के पास, उस रिक्वेस्ट को रिसीव किया एंड फॉरवर्ड कर दिया ASP.NET के पास, जहां पर .NET का कोड लिखा हुआ। फोर्थ, ASP.NET पाइपलाइन, जहां पर पूरा कोड आर्किटेक्चर है, पाइपलाइन बना हुआ है उस कोड बेस का, वो वहां प्रोसेस होने लगता है कि कौन सा रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट का क्या आउटपुट है, तो वो खोजकर उसे आउटपुट, तो वहां प्रोसेस करने लगा। देन आइडेंटिफाई, जो उसने रिक्वेस्ट किया है किस पेज पे किया है, उस पेज को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, क्या उसका आउटपुट रहना चाहिए जो उसने रिक्वेस्ट मारा है। देन फिफ्थ में पेज हैंडलर एग्जीक्यूट्स, क्या करता है, जो पेज हैंडलर है उसे एग्जीक्यूट करता है उन चीज़ों को। तो क्या एग्जीक्यूट करता है, क्रिएट्स पेज ऑब्जेक्ट, जो पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसे, देन उसके बाद सारा जो लॉजिक्स है वो लोड होते हैं, तो लोड्स कंट्रोल्स। सिक्स्थ में क्या है, पेज लाइफ साइकिल इट स्टार्ट्स, तो यहाँ से जो पेज है हमारा, जिस पे आकर यूजर ने फॉर्म फिल किया था, देन सबमिट बटन पे क्लिक किया था, तो ये प्रोसेस हो जाए। अब उसके बाद क्लिक करने के बाद क्या क्या चीज़ें होगी, सपोज करो साइन अप फॉर्म भरा, तो साइन अप फॉर्म भरने के बाद कितने देर तक वो उस डैशबोर्ड पे रहेगा, सेशन रहेगा, सेशन मैनेजमेंट लगाना, जो भी चीज़ें है वो क्या हो जाएगा, उसका उस पेज का लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इनिशियलाइजेशन, वहां से इनिशियलाइज होगा, देन डेटा लोड होंगे, ठीक है, देन इवेंट हैंडलिंग होगा, क्या क्या करना है, देन रेंडर होगा। सेवेंथ में क्या, कोड बिहाइंड एग्जीक्यूट, तो कोड क्या रहेगा, बेसिकली एग्जीक्यूट होगा, जो यूजर ने बटन पे क्लिक किया था एग्जांपल के लिए, वो बटन अब जाके रन हो जाएगा। रन होगा तो जो डेटा प्रोसेसिंग का काम है, ठीक है, वो क्या करेगा, कॉल्स करेगा। कॉल्स किसको करेगा, तो BLL को, मीन्स बिजनेस लॉजिक लेयर, और DAL मीन्स डेटा एक्सेस लेयर, इसको कॉल करेगा कि जो आप, हाँ बोलो, रेंडर मतलब ट्रांसफर करना, कि रेंडर जो उसने रेंडर, हम अपने वेबसाइट को दिखा रहे हैं कि ये चीज आएगा तो रेंडर कर दी, कोडिंग के भाषा में रेंडर बोलते हैं। मतलब कौन सा पेज रेंडर कर रहे हैं, होम पेज कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट पेज कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पर एक डेटा प्रोसेसिंग में कॉल्स करेगा, जो हमने बिजनेस लॉजिक लेयर में लॉजिक्स जो लिखे हैं
और डेटा एक्सेस, कैसे डेटा एक्सेस करना उस लॉजिक का यूज करके, तो वो प्रोसेसिंग करने लगेगा। देन इंटरैक्ट्स विथ डेटाबेसेस, डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगा। देन नाइन्थ हमारा HTML जनरेटेड सर्वर कंट्रोल्स कन्वर्टेड टू HTML। क्या करेगा यहाँ पर, जो सर्वर का आउटपुट था सर्वर कंट्रोल्स, उसको कन्वर्ट कर दिया HTML में, ताकि यूजर को दिख सके। तो 10th में क्या हुआ, रिस्पॉन्स सेंड, ठीक है। फाइनल HTML टू द ब्राउजर, ब्राउजर ने रिक्वेस्ट मारा था, वापस ब्राउजर के पास आ गया और वो रिक्वेस्ट यूजर को दिख गया। यहाँ तक है, समझे। तो यहाँ तक प्रीवियस क्लास में पूरा पढ़ा दिए थे, यहीं तक पढ़ाए थे, समझे जी। प्रशांत, जी। जी सर। छूट इम्पोर्टेंट चीज है, इसका रिपीट कर दिए, छूटना नहीं चाहिए, और रिपीट कर दिए विभव, तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा। तो नाउ आगे प्रोसीड करते हैं। वेब फॉर्म्स पेज लाइफ साइकिल्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। की स्टेज क्या है, द पेज रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वर, पेज रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वर, जो पेज हमारा उस सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करता है। सेकंड क्या है, वहां से स्टार्ट हो जाता है, क्या स्टार्ट हो जाता है, इनिशियलाइज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। थर्ड है इनिशियलाइजेशन इंट, इनिट, ठीक है, इनिशियलाइजेशन इनिट, कंट्रोल्स इनिशियलाइज्ड, एंड फोर्थ वन हमारा क्या है, लोड, जहां पर पेज हमारा, पेज के प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेट होते हैं और डेटा बाइंडिंग होता है हैपनिंग। तो 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट में पेज रिक्वेस्ट हुआ जो सर्वर पर गया, सेकंड में स्टार्ट हुआ, वहां से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में आ गया, वहां से इनिशियलाइजेशन हुआ कि कौन सा कंट्रोल करना है, देन वो पेज लोड होता है, उसके प्रॉपर्टी लोड होता है, देन डेटा बाइंडिंग का काम स्टार्ट होता है। अगर स्टैटिक है तो वहाँ तो सारा चीज़ नहीं होता, और डायनेमिक है पूरा डेटा, तो डेटा कैसे शो करना है यहाँ पर, पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग, बटन्स क्लिक, फॉर्म सबमिशन, यदि हम किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं फॉर्म सबमिशन के दौरान, ठीक है, तो उसके बाद जो डेटा हमारा रेंडरिंग अभी पूछ रहे थे, कंट्रोल्स कन्वर्टेड इनटू HTML। सेवेंथ अनलोड, क्लीनअप, क्या है हमारा, क्लीनअप रिसोर्स, ये सारे क्या हमारे फ्लो है, लाइफ साइकिल पेज, किसी भी एक पेज का लाइफ साइकिल है कि वो पूरा पेज कैसे काम करता है। किसी भी पेज पर कोई यूजर आया, वो यूजर आया तो पीछे क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है, ये सारा इसके अंदर में आता है। क्लियर है। अब यहाँ से जो चीज पढ़ाए थे यहाँ समझ में आ जाए। सपोज करो स्टूडेंट वेब फॉर्म है, ठीक है, सिंपल ये आर्किटेक्चर है, कहाँ इमेज रखना है। अब यहाँ से हम
थोड़ा सा धीरे धीरे आएंगे तो कोड ये सब पे टॉपिक पे चल लेंगे। जैसे अलग अलग फोल्डर बना लिए, जहाँ पर हमारा HTML का रहेगा, ठीक है, जहाँ पर हमारा बैकएंड लॉजिक रहेगा, जहाँ पर सारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है, कंटेंट जहाँ CSS का फाइल रहेगा, स्क्रिप्ट जहाँ JS का फाइल रहेगा, इमेज जहाँ पर लोगो और ये सब इमेज रहेंगे, मॉडल्स जहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं वहाँ रहेगा, ठीक है, ऐप अंडरस्कोर डेटा डेटा फाइल्स रहेंगे। तो लाइक दैट ये रहेगा। क्लियर है? जी। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ सब मिक्स नहीं करते, ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है, कि एप्लीकेशन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना, एंटरप्राइज एडिशन, सब चीज़ों को एक सेपरेट और एक अलग अलग जगह रखते हैं ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो और स्केलेबल हो। यहाँ मैटर करता है जब हम IT सेक्टर में हैं तो एप्लीकेशन जितना बढ़िया, अगर फ्यूचर में उसको स्केल करना है तो कोड भी उसी तरीके से और उसका सेटअप भी उसी तरीके से किया जाता है। समझे? इसका हमेशा अलग ही रहता है। अभी आ गए हैं जी वहाँ प्रोजेक्ट क्रिएशन पे, इससे पहले बहुत सारा चीज है। जब हम आएंगे तो वहाँ ना बताएंगे, अभी बहुत सारा चीज बाकी है। कैसे क्रिएट होता है, क्रिएट करने का देखने प्रैक्टिकली हम फाइल बता देंगे। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट तो दूर की थोड़ा बाद ही में रहेगा, यहीं पर ही हम जो बेसिकली लाइव इसका देखेंगे, तो वहाँ पर सारा चीज़ों को क्रिएट करेंगे, कहाँ से सारा चीज़ कैसे करना है, एक एक चीज़ क्या होता है। वो छोटा वाला था, ये उससे बड़ा है। सारे पेज, सपोज जैसे एग्जांपल के लिए होम पेज हो गया, होम पेज हो गया, ठीक है, तो होम पेज का जो फ्रंट एंड लेयर है वो ये हो गया, इसका बैक एंड सेम लाइक दैट सेस करके स्टूडेंट्स, तो होम पेज लाइक दैट, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम लाइक दैट हम क्रिएट करने वाले हैं वहाँ। उससे पहले पूरा जान लेना ज़्यादा जरूरी है कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है। जाकर जाकर हड़बड़ाना नहीं है कि ये कैसे होता है, नहीं तो फिर वही गलती है करते हैं हम लोग। तो गलती नहीं, पहले जानना होता है कि क्या चीज़ें कहाँ, कैसे, कब यूज होता है और क्या क्रिएट करते हैं। तो जितने भी पेज है, सपोज एक से ज़्यादा मल्टीपल पेज है, तो हम पेज नाम का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, पेज नाम का फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को लिखते हैं। अब होम डॉट, ये हमारा ASPX, तो ये हमारा क्या करेगा, ओनली UI को रखेगा, मीन्स HTML को रहेगा। इसके साथ होम पेज का बैकएंड, ये फ्रंट एंड कोड है, बैकएंड का कोड डॉट CS लग जाए तो इसके बैकएंड का कोड इसमें रहेगा। सेम लाइक दैट स्टूडेंट्स है, तो फ्रंट एंड का कोड यहाँ रहेगा, उसके बैकएंड का कोड यहाँ रहेगा। समझे? नहीं तो यहाँ पर भी एक क्रिएट कर सकते हैं पेज के अंदर फ्रंट एंड, तो पूरा फुल फ्रंट एंड यहाँ रहेगा, फ्रंट एंड और बैक एंड, वो भी पॉसिबल रहता है, ठीक है। तो हमारे ऊपर है कैसे हम करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मॉडल्स, तो ये जो हमारा मॉडल्स है यहाँ से C#.CS, ठीक है, जहाँ पर हमारा मॉडल क्रिएट हो जाता है डेटाबेस। जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क में हम क्रिएट करना सिखाए थे, तो वैसे ही यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं तो मॉडल्स क्रिएट होकर आ जाते हैं। देन उसके बाद डेटा, तो डेटा हमारा क्या है, तो डेटा जो हम DB कॉन्टेक्स्ट पढ़ाए थे तो पूरा सारा डेटा का रहता है, वो डेटा का कंट्रोल यहाँ रहता है डेटा वाले फोल्डर में। देन उसके बाद सर्विसेज, तो जितने भी हम बिजनेस लॉजिक बताए थे
बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करना है, वो सारे हम फ़ोल्डर का नाम कुछ भी हो अलग-अलग, लेकिन उस टाइप से हम बना लेते हैं कि सर्विसेज़ क्या-क्या करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कंटेंट, ठीक है? मतलब सीएसएस का फ़ाइल रखना है, जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल रखना है, ठीक है? तो कंटेंट में क्या कर दिए, कंटेंट नाम के बना लिए और यहाँ स्टाइल डॉट सीएसएस और बूट स्टाइल। अब इसमें हम एक जैसा रख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का भी फाइल रख सकते हैं, या फिर हम सेपरेट स्क्रिप्ट करके हम ओनली क्या किए, जे स्क्रिप्ट का फाइल को रखें, जहाँ पर हमारा जेक्यूरी का भी फाइल होगा और जेएस का भी फाइल होगा। देन उसके बाद इमेज, तो इमेज का फोल्डर बना लिए और इमेज को रखना है। लास्ट में हमारा क्या है, कंट्रोल्स, ठीक है? कंट्रोल्स कह लो या यहाँ कंपोनेंट कह लो, कंट्रोल्स है। कंट्रोल्स क्या है, तो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो गए, नैप बार, ठीक है, और फुटर। मतलब एक ही वेबसाइट नैप बार, मतलब उसमें मल्टीपल पेज है, तो हर पेज के लिए अलग अलग नैप बार थोड़ी बनाएंगे या अलग फुटर, एक ही बार बनाए और उसको इंपोर्ट कर लिया गया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा, तो नैप बार और फुटर, ठीक है? देन उसके बाद ये वेब डॉट कन्फिग और ग्लोबल डॉट हमारा ए एक्स पी, ठीक है? देन ये सारे तो ये वेब कन्फिग क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है? ये बेसिकली क्या होता है, ऐप के लाइफ साइकिल को बताता है। और ये जो हमारा है, ठीक है, एंट्री, ठीक है, और रीडायरेक्ट पेज को करता है। तो ये सारे सेटअप है, यहाँ तक समझ में आया? जी। बस इसको अच्छे से समझ लेना है, ये सब बेसिक चीजें हैं। पहले हमें कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले प्रॉपर बेसिक नॉलेज रहना चाहिए कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ रखना है और कैसे क्रिएट करना है, ताकि हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो उसमें दिक्कत ना हो। ये सब बेसिक पहले तुम प्रोजेक्ट ही जाकर नहीं क्रिएट कर लोगे या कर लोगे, पहले तुम्हें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे होता है, डिफाइन किया जाता है। पता चला स्ट्रक्चर आया ही नहीं है, डायरेक्ट जाके कोड लिखे तो वो रन होगा ही नहीं, ठीक है? हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बना रहे कि एक सिंगल फाइल रहा या एक दो फाइल रहा, उसको कहीं भी लिख दिए वो रन हो जाए। उसको उसी फ़ोल्डर में और वहाँ उसे लिखा जाता है कि प्रॉपर रहे। देन लेयर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है, पेजेस, ठीक है, ऑल यूआई पेजेस, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे एचटीएमएल और एएसपी कंट्रोल्स को लिखते हैं। इसमें क्या रहता है, देन उसके बाद डॉट AXPX जो बैकएंड के लॉजिक को क्या करता है, हैंडल करता है। देन मॉडल्स, तो डेटाबेस एंटिटीज, तो ये जो हमने पढ़ा है, ठीक है, इन सभी को एक एक करके इन सभी को समझना है हमें, चाहे पेज हो गया, मॉडल्स हो गया, डेटा हो गया, इन सभी को समझेंगे इसका लॉजिक क्या है। देन डिफाइन करेंगे एक एक चीज की, इनका यूज किया गया, इनका यूज क्यों किया गया, इन सभी को। अब इनको समझ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए या फाइल क्रिएट करने के लिए क्या क्या सेटअप करना पड़ता है और क्या क्या यूज करना पड़ता है, इन चीज़ों को समझेंगे। देन उसके बाद इन सारे को इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है? आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है? अगले क्लास में हम बेसिकली क्या करेंगे, इससे आगे